Students, I am Umesh Kumar Mishra. Today we will going to start a very important chapter in your class 11 syllabus of chemistry, that is structure of atom. तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंस बता दूं। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे एकेडमिक लेवल की बात करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो प्लीज फोकस ऑन दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर प्रॉपरली। तो बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है, मतलब उसका संरचना कैसा होता है, हमें कैसे दिखाई देता है एटम। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं एटम के बारे में कि एटम होता क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, अगर किसी ने सबसे पहले एटम को डिफाइन किया था तो हमारे एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने क्या बोला, मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। महर्षि कणाद, उन्होंने क्या बोला कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो 5 चीज मिलकर बनी हुई है, जिसको हम लोग पंचतत्व बोलते हैं। बट जो सबसे रिकॉग्नाइज डेफिनेशन था, जिसको जॉन डॉल्टन साहब ने दिया था 1805 ईस्वी में, मैं लिख दे रहा हूँ, जॉन डॉल्टन। इन्होंने 1805 इसमें ये बोला कि इस दुनिया में जितनी भी मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। अगर सबसे आसान भाषा में कहें कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको ना ही हम लोग देख सकते हैं, ना ही और बहुत छोटा कर सकते हैं, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहें तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा है, मान लीजिए इस कागज को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको ब्रेक किया, अब मान लीजिए 2 पार्ट में है। अब जरूरी नहीं किसी 2 ही पार्ट में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पार्ट में उसको ब्रेक करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ब्रेक किया, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, अब ये टुकड़े को मैंने फेंक दिया। अब ये जो पार्ट है, ये जो टुकड़ा है, इसको मैं और फर्दर ब्रेक करना चाह रहा हूँ, ब्रेक कर दिया। जब तक चाहिए इतना ब्रेक करते रहिए, ताकत लगाए पड़े हैं, जब तक ये छोटा ना हो जाए तब तक इसको ब्रेक करते रहिए। मान लीजिए मैंने इसको ब्रेक करते गया, अब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया, मतलब ये आया, आप इसको देख सकते हैं बहुत ध्यान से। मान लीजिए ये ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। अब कई लोग कह रहे हैं अरे सर हम तो बचपन में पढ़े हैं कि एटम तो हमें दिखाई भी नहीं देता है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, लेकिन मैं आप मानिए इसको कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि एटम वाकई में एटम हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एटम की जो साइज बहुत ही छोटी होती है, लगभग नैनोमीटर में होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर एटम की डेफिनेशन की बात करें, उससे पहले मैं आपको डॉल्टन साहब बता दूं, आप इसको बहुत आसान से लैंग्वेज में समझ सकते हैं। डॉल्टन साहब ने क्या किया, एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटम, ए और टॉम। ये टॉम है जो आपका है वो एक है ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब होता है नॉट, टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, नॉट डिविजिबल। ये जो डेफिनेशन था जिसको जॉन डॉल्टन साहब ने दिया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, ठीक है। हम एटम को ऐसे समझ सकते हैं, और फिर इसमें रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले महर्षि कणाद ने बोला था कि सब चीज़ें 5 चीजों से मिलकर बनी है। उसके बाद जो सबसे रिकॉग्नाइज डेफिनेशन था जिसको हमारे जॉन डॉल्टन साहब ने दिया था, उन्होंने क्या बोला कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ना ही उसको और छोटा कर सकते हैं, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। अभी तो हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक में समझने का तरीका, बट अगर एग्जाम में आएगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आइए मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ बहुत अच्छे और सुंदर अक्षरों में।
एटम क्या होता है, इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एटम इज द smallest invisible indivisible particle of substance which participate in chemical reaction। गौर फरमाइएगा, जैसा लिखा हुआ एटम, जैसे मैंने आपको जो डेफिनेशन जो मैंने बोला वही लिखा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट इनविजिबल, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, इंडिविजुअल मतलब और छोटा नहीं कर सकते, पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो एटम क्या, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको ना हम लोग देख सकते हैं, ना ही और छोटा कर सकते हैं, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो इस पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। यानी कि जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, सबसे छोटा कर सकते हैं। बट एंड ऑफ 19th सेंचुरी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसको बोला गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट से फर्दर पता चला कि एटम इज अ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, मतलब एटम इस दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर बात करूँ प्रेजेंट में लगभग 37 टाइप के पार्टिकल ऐसे हैं जो एटम से भी छोटे हैं, जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से जो हमारे 3 ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, लगभग 37 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम के अंदर, ठीक है। लेकिन इनमें से जो हमारे जो है 3 क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। 3 ऐसा है कि ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जो बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, वो 3 कॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आप 3 हम लोग पढ़ेंगे ही, उसके अलावा भी कुछ और ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनका मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मेसॉन्स है, एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एटम क्या है, तो आप एटम का डेफिनेशन बहुत क्लियरली बताइएगा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग नहीं देख सकते, नहीं और छोटा कर सकते हैं, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऑलराइट, उसके बाद बात करें तो एटम के अंदर लगभग 37 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें से जो 3 जो कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। तो आइए हम लोग देखते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, जिसमें जो सबसे पहला है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, नाम तो सुना ही होगा। दूसरा कौन सा है, प्रोटॉन, एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो 3 है, 3 ही हमें पढ़ना है। क्यों 3 ही पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम पे या अभी भी मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन्हीं 3 के बारे में हमारे पास कलेक्टिव स्टडी है, मतलब इन्हीं पर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मास कितना होता है, ठीक है ना, ये सारी हमें पता है। बाकी जितने हैं बाकी जितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं अभी उन पे रिसर्च हमारी चल रही है, ठीक है। तो हमारे ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इसी को सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर होता है, रिवॉल्व करता है। इसको मैं लिख सकता हूँ आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारा जो एटम होता है वो एटम के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम लोग इसको यहाँ इसे लिख सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। इतना समझ में आया। आपके लोग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन एटम के जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है, मतलब जो उसके ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी फिलहाल आपको बेसिक में पढ़े होगी, लोअर स्टैंड में आपने पढ़ा होगा, 8th में 9th में पढ़ा होगा, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर होता है,
और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इतना आपको समझ में आ गया? आप चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है ये फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन तीनों पार्टिकल की जो डिस्कवरी है उसको बोला गया है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं उन पार्टिकल की डिस्कवरीज। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूं इट इज रिलेटेड टू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, इन फंडामेंटल पार्टिकल की जो डिस्कवरी हुई है वो इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। किस एक्सपेरिमेंट पे? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या होता है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला हमारा जो डिस्कवरी वो आता है सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमें पढ़ना है, इसको प्रॉपर वे में हमें पढ़ना है, इसे स्टडी करनी है। मैं इसको थोड़ा इरेज करके ऊपर से लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। ठीक है, इसी को हम लोग CRT एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। CRT मतलब C मतलब कैथोड, R मतलब रे, T मतलब ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं। अब इसी इसमें जरूर एक चीज़ ज़रा बेसिक चीज़ है, ऐसे नॉलेज के लिए ऐसे याद रखिएगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड रे की जो डिस्कवरी हुई थी, इसको 2 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। वो 2 साइंटिस्ट कौन थे, मैं उनके नाम आपको बता दे रहा हूँ। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, यहाँ शायद मैं नाम नहीं दे रहा उनका, वो थे आपके जूलियस प्लकर, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो आपके थे विलियम क्रुक। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के कैथोड रे की डिस्कवरी की थी। अब कैसे की थी उन्हीं की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, एक हॉलो सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब लेते हैं। सिंपल है, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, हॉलो मतलब खोखला सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लेते हैं, और इसके दोनों एंड्स पे हम लोग एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। याद रखें, ये जो ग्लास ट्यूब है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर इसी को क्रुक ट्यूब भी बोलते हैं। बच्चों क्रुक ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे विलियम साइंटिस्ट यहाँ पे हैं, क्योंकि इनका अहम योगदान रहा है इस कैथोड की डिस्कवरी में। दैट इज व्हाई वी यूज क्रुक ट्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हॉलो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब हो गया। इसके दोनों एंड्स हम लोगों ने क्या लगा, इलेक्ट्रोड। आपको पता है इलेक्ट्रोड 2 तरह का होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शो कर दे रहा हूँ। जो आपका इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, वो 2 तरह से होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कैथोड क्या होता है तो आप सिंपली बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड कैथोड और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड एनोड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, आप हो सकता है आप इसे लिख लिए हो। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग इस दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। फिगर अच्छा बनेगा, सुंदर, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाई वोल्टेज है, लगभग 10,000 किलो वोल्ट, या फिर इसी को बोलते हैं 10 किलो वोल्ट।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि जो कैथोड की जो डिस्कवरी हुई थी उसमें जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखिएगा 10,000 वोल्ट, यहाँ 10 किलो वोल्ट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका पॉजिटिव वाला है तो इसको आप लिख सकते हो, इसको एनोड लिख सकते हो। नेगेटिव है तो इसको कैथोड लिख दो, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम बुकों में या मैक्सिमम जो भी लोग पढ़ाते हैं वो कैथोड इस साइड में रखते हैं, एनोड को उस साइड में रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जिधर इच्छा हो आप उधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा सेटअप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या लगा होता है, एक सेक्शन पंप लगा होता है। ठीक है, सेक्शन पंप इसी को हम लोग बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम पंप। इसका काम क्या होता है बच्चों, सेक्शन पंप का जो काम होता है ये अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। कहाँ के प्रेशर को, अंदर के प्रेशर को। अंदर मतलब कहाँ, ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पे गैस फिल करेंगे। ठीक है ना, गैसेस हैं तो प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो भी गैस को फिल करेंगे उसके प्रेशर को मेंटेन करना, मेंटेन मतलब कम या ज़्यादा करना, वो इस सेक्शन पंप के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों में क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक फ्लोरोसेंस मटेरियल की कोटिंग हुई होती है, जिसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा, या फिर नॉर्मली हम लोग जिंक सल्फाइड यूज कर सकते हैं। एक बार जैसे मैंने यहाँ यूज किया है फ्लोरोसेंस स्क्रीन, ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक ऐसी मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरोसेंस मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसपे अगर कोई एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक करता है। एनर्जेटिक पार्टिकल मतलब अगर कोई जैसे मान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी चीज अगर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद उसमें ग्लो होता है, मतलब लाइट अगर ग्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस मटेरियल। ठीक है ना, जिंक सल्फाइड भी यूज करते हैं, कैडमियम सल्फाइड हम यूज करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग कोई गैस फिल करते हैं, एनी गैस जो आपकी इच्छा। ठीक है ना, एनी गैस। और इसमें कंडीशन आके एक चीज याद रखिएगा, एनी गैस बट गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर मैं बता दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला आप कोई भी गैस फिल कर सकते हो, आपको पूरी आजादी है या इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस फिल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है गैस एट लो प्रेशर, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, उसका एक कारण है। क्या कारण मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने जो गैस फिल किया है उसका प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो आपको पता है जो नॉर्मल प्रेशर पे जो गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो 1 atm पे जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। आप बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपने अब एक चैप्टर है 11th में ही एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। उस इक्वेशन के भी थ्रू भी हम समझ सकते हैं, जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, ठीक है ना, तो ये आपका R तो कांस्टेंट है ही, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर प्रेशर कम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। समझ में आ रहा है, अब प्रेशर कम ज्यादा कैसे करेंगे, वो सेक्शन पंप के थ्रू। इतना समझ में आया। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ हम लोगों ने जो गैस फिल किया था उसका प्रेशर कितना था, 1 atm था। 1 atm था, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ये जो आपका हाई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है स्टोन इलेक्ट्रोड को, यहाँ पे जैसे मैंने की ऑन किया तो इसके अंदर कोई फिनोमेना हमें नहीं दिखाई दिया। बट जैसे हम लोग प्रेशर इसको रिड्यूस करने लगे, इसके अंदर को प्रेशर रिड्यूस करने लगे, लगभग मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ 10⁻⁴ atm। जैसे ही मैंने प्रेशर इतना कम किया तुरंत हमें यहाँ पे एनोड के साइड में ग्रीनिश येलो कलर की लाइट ग्लो कर रही है, ग्रीनिश येलो। ठीक है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे आपका एनोड की तरफ ग्रीनिश येलो लाइट, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो कलर की लाइट हमारी ग्लो करने लगी। अब ऐसा क्या हो गया, तो बच्चों ऐसा होता क्या है, जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं कैथोड से कुछ रेज होती हैं। अब आप एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि जो हमारी रेज होती है वो इनविजिबल होती हैं। अब रे तो हमें दिखाई देंगे नहीं,
अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाया था, उसका कारण क्या है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की वर्किंग है। वर्किंग कैसी है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन नहीं लगाते हैं और आपको पता है जो रेज होती है वो इनविजिबल होती हैं, तो रेज आके टकराते रहते हैं, हमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, तो कैथोड रे की डिस्कवरी नहीं हो पाती। तो कैसे पता चला, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसका मेन रोल है यहाँ पे जिंक सल्फाइड का, नोट के साथ हम लोग कोटिंग करते हैं और जैसे ही हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं। क्या होता है बच्चों, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ जाती हैं और वो ये जो एनोड का ये जो ग्लास वॉल है उससे स्ट्राइक करता है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर की लाइट ग्लो करती है। अब लोगों ने कहा ठीक है, अब एक याद रखिएगा, ये जो यहाँ से जो रेज होती है वो कैथोड से आती है, इसी वजह से इसको कैथोड रे भी बोलते हैं। मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, यहाँ से रेज आती हैं, इसको हम लोग कैथोड रे भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं शो करना हो, मैं शो कर दे रहा हूँ यहीं साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैथोड रे, ठीक है ना, ठीक है। अब लोगों ने ये कहा कि ये जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैसे होती है, कैसे क्लियरेंस किया गया, तो लोगों ने कहा देखिए एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अब आपको पता है आप चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़े 10th में भी, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि जो चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यानी कि इनोड पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ से कुछ रेज आ रही है, तो रेज आ रही है उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, अब सामने से कुछ रेज आ रही हैं, अब ये इसके पास आ रही है, इसका मतलब क्या है, इस पर अपोजिट चार्ज है ना, तभी तो इसके पास आ रहा है। अगर सिमिलर चार्ज होता, अगर ये इस पर प्लस इस पर भी प्लस होता तो इसके पास आता क्या, नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग और इसको क्लियर कर सकते हैं कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो लोगों ने ये कहा सामने से ये जो कैथोड से जो रेज आ रही है उस पर पक्का श्योर है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो लोगों ने कहा ये हवा है क्या, मतलब ऐसे बोल दिया क्या नेगेटिव चार्ज है, ऐसे नहीं है। उन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था इसके बाद भी, जैसे यहाँ पे तो आपका कैथोड रे की डिस्कवरी हुई बच्चों, बट उसके बाद हमारे आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा सर जे थॉमसन का, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने क्या किया था, इसी की डिस्कवरी की थी। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने। अब कई लोग कंफ्यूजन होता है कि कैथोड रे को भी बोल देते हैं कि लोग थॉमसन ने डिस्कवरी की थी, नहीं ऐसा नहीं है। और ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है, ये किसी एग्जाम जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कैथोड रे की डिस्कवरी अगर आपसे पूछेगा कि कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप क्या बोलोगे, जूलियस फ्लकर साहब ने, मेन, क्योंकि ये हेड थे ये भी, इनका भी योगदान है, लेकिन आपको पता है कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पॉन्ड्स है, मान लीजिए पॉन्ड्स क्रीम है, तो ऐसा वहां पे पॉन्ड्स की तो उसका मालिक तो बनाता नहीं है, वहां के वर्कर भी वहां काम करते हैं, मेन योगदान उन्हीं का है, मालिक क्या सिर्फ बैठा है, ठीक है ना, वर्कर बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन नाम किसका था, मालिक का। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्या था, इस एक्सपेरिमेंट क्या था, हेड थे, ठीक है ना, एचओडी थे ये, तो इस वजह से इनका नाम आया, ठीक है ना। लेकिन सर जे थॉमसन ने क्या बोला, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ में उन्होंने बोला कि जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है। कैसे होता है उन्होंने किया, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और ध्यान सुनिएगा, ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है इसके दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे अभी फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दैट इज वाई मैं यहाँ पे कोई ऐसा फिगर शो नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे साइड में एक बार दिखा दे रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मान लीजिए साइड में यहाँ इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है ना, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। आप 12th में जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सर्च से पढ़ोगे, फिलहाल 10th में भी आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात, हम लोग वहाँ मतलब पोटेंशियल क्रिएट कर दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब कैथोड और एनोड, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल, ये तो है ही, ये तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये जो कैथोड रे है इसके पास में डेविएशन आता है। डेविएशन कैसे आता है, देखो ये जो ग्रीनिश येलो कलर की लाइट है वो ग्लो करती है। अभी क्या था, जब हम लोगों ने ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो ये जो कैथोड रे वो सीधे सीधे जाके स्ट्राइक करती है। मैं आपको भी प्रॉपर्टी पे बात करूंगा, जब कैथोड रे की प्रॉपर्टी की मैं बात करके मैं आपको वहां बताऊंगा कि जो कैथोड रे होती है वो स्ट्रेट हमेशा मूव करती है। कैसे, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो होता क्या है, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो कैथोड रे इसके पास में डिफ्लेक्शन आता है, डेविएशन आता है। कैसे आता है, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है ना।
तो देखो देखो क्या मिला, अभी ये जो कैथोड रे तो सीधे जा रही थी, लेकिन अब ये क्या होती है, डेविएट करने लगता है किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। ऐसे इसके पाथ में डेविएशन देखने को मिला, ठीक है ना। तो इससे और कंफर्म हो गया कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इसकी तरफ स्ट्राइक करने लग रहा है, इससे पाथ में डेविएशन होने लग रहा है। इससे पक्का कंफर्म हो गया कि जो ये कैथोड रे है उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। यही तक उन्होंने नहीं रुका, इसका फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपको पता है नॉर्थ और साउथ पोल होता है। पोल में अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक पोल दो तरह के होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिव तरफ बिहेव करता है और जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव तरफ। मान लीजिए यहाँ पे जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक नॉर्थ एक साउथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, नॉर्थ एक साउथ, तो फिर से ये जो कैथोड रे थी फिर से इसके पास में डेविएशन देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके पास में डेविएशन आता है। और कैथोड रे का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला कैथोड रे ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे कंफर्म हो गया कि कैथोड रे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं कि कैथोड रे क्या होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती हैं, ठीक है बच्चों, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। और इसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को थॉमसन ने नाम दिया, क्या नाम दिया बच्चों, बहुत ध्यान से मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बहुत अलग तरीके से मैं लिख दे रहा हूं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बच्चों थॉमसन साहब ने ही नेगाट्रॉन्स बोला था, नेगाट्रॉन्स, ठीक है ना। लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। तो जो बच्चों आप लोग पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन, बिल्कुल थॉमसन सर ने ही की थी। क्या की थी, कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की थी, जोसेफ क्लर्क साहब ने। और इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी, थॉमसन साहब ने। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो कैथोड रे होती हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती हैं, और उसका नाम दिया था नेगेट्रॉन्स, ठीक है। बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, एक एस्टोनियन साइंटिस्ट थे, स्टोनी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्टोनी। इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा, बस नाम दिया, नामकरण किया। खोजा किसने, थॉमसन सर ने, बस ये स्टोनी साहब ने नाम दिया। मैं आपको एक अलग सा एक वीडियो बना के आपको वहां पे बताऊंगा कैसे क्या हुआ, ठीक है बच्चों। ये इतना समझ में आया। अब एक चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जेई वगैरह की या फिर नीट वगैरह के एग्जाम दे सकते हैं तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, पूछता है कि अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में कैथोड रे डेविएट होती हैं। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैथोड रे का डेविएशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 3 पॉइंट बहुत ही याद रखिएगा। पहला क्या कि अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में कैथोड रे का डेविएशन होता है। बट अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैथोड रे का डेविएशन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये अपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे में जो हमारा हाई वोल्टेज सोर्स होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 10,000 वोल्ट होता है। जो गैसेस होते हैं इसका प्रेशर बहुत ही कम होता है। ये बहुत याद रखिए, सब चीजें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। इतना चीज हुआ। अब अगर आप और कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन बताना चाहता हूँ, आप चाहिए तो आप समझ सकते हैं। वो क्या है, जैसे बेसिक बात करें, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा ऊपर, जैसे होता क्या है बच्चों, अब एक्चुअली इसमें होता क्या, जब हम लोग प्रेशर कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो होता क्या है, जो गैस के अंदर जो गैसेस होती है वो क्या होती है, आयनाइज होने लगती है। क्या होने लगती है बच्चों, आयनाइज होने लगती है। देखिए कैसे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फिल किया, इसका आयनाइजेशन होने लगेगा। मान लीजिए आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है किसी भी एटम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मान लीजिए ऑक्सीजन एटम था, मान लीजिए ना इस यहाँ पे हम लोग हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम लोग दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो जो इसके अंदर गैसेस होती हैं वो आयनाइज होने लगती हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। अब O2 है, मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो O2 प्लस फॉर्म हुआ। मान लीजिए नाइट्रोजन गैस फिल किया तो N2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला। समझ में आता है। अब यही जो नेगेटिव चार्ज है वही आके एनोड की तरफ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा।
अब स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो करेगा ग्रीनिश येलो कलर का, और ये जो पॉजिटिव वाला है अब आपके दिमाग में ये कहा जाएगा, तो ये कहीं और नहीं जाएगा, ये जाएगा किधर, कैथोड की तरफ। इतना आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या डिस्कवरी है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे है, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम लोग कैथोड रे की डिस्कवरी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की बात करेंगे, मतलब कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी स्टडी करने वाले हैं। और अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए।